हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टीज। पार्ट 2 है ये। ओके, पार्ट फर्स्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। 10th की प्लेलिस्ट बनाई हुई है सिविक्स की, तो उसमें सेव है। ओके, तो पहले के चैप्टर्स भी सेव है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टी की हमें ज़रूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। है ना, बेसिक क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज हमें ज़रूरी क्यों है, हमें मतलब उसकी ज़रूरत क्यों है। हमने देखा था कि नीड, सॉरी, फिर उसके बाद में हमने मीनिंग देखी थी। है ना, मीनिंग जो है पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल पार्टीज जो है। उसके बाद में फंक्शंस देखे थे। पॉलिटिकल पार्टीज के थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं। उसके लीडर जो होते हैं, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। फिर उसके बाद में हमने फंक्शंस देखे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो इलेक्शन में खड़ी होते हैं। है ना, उनके लीडर्स, लीडर हो गए, उसके मेंबर जो हो गए, है ना, फिर वो जीतते हैं। फिर उसके बाद में फॉर्म करते हैं क्या, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, रूलिंग पार्टी होती है, फिर वो अपोजिशन पार्टी देखा था। और पॉलिसीज एंड प्रोग्राम जो अपने मैनिफेस्टो में जारी करते हैं कि हम पावर में आए तो हम क्या काम करेंगे, तो ये पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होते हैं। फिर वो आगे चल के इन्हीं को अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रॉमिस को निभाएं जो इन्होंने बनाए थे, है ना, सॉरी, जो जनता को किए थे, है ना। तो लॉ बनाने का काम करते हैं, फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट, अपोजिशन का काम करती है पॉलिटिकल पार्टी, पब्लिक ओपिनियन को शेप करने का काम करती है ना। और गवर्नमेंट की मशीनरी, जो गवर्नमेंट की मशीनरी तक एक्सेस करती है, वेलफेयर स्कीम, है ना। तो लोग जनता से, सॉरी, लोग जो है गवर्नमेंट से कनेक्ट हो पाए, तो ये भी काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, हम देखेंगे कि हाउ मेनी पार्टी शुड बी हैव। है ना, तो पार्टीज जो है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। है ना, नेशनल लेवल पे भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, स्टेट लेवल पे है, रीजनल लेवल पे है। मतलब रीजनल लेवल पे हो गई, एक रीजन में पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, वहां पर उनका राइज हुआ। डेमोक्रेसी में ना, हर एक सिटीजन को अधिकार है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सके। कोई भी ग्रुप सिटीजन, मतलब सिटीजन सब साथ में आ जाए और बोले कि ठीक है, हमको एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी है। जैसे कि 2011 का हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था। है ना, अन्ना हजारे का एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था कि करप्शन को खत्म करना है। करप्शन तो खत्म नहीं हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी का राइज जरूर हो गया। एक पॉलिटिकल पार्टी एक मुद्दा उठा के पार्टी बन गई, जो कि ये आम आदमी पार्टी बन गई। है ना, आम आदमी पार्टी बन गई ये। ओके, तो एक पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन हो गया। अभी ये नेशनल पार्टी बनने जा रही है ना। तो लार्ज, इन दिस फॉर्मल सेंस, तो ये जो है ना, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा। पर हाँ, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का मतलब सिटीजन को अधिकार है, अगर वो अपने दायरे में रह करके काम करते हैं तो। है ना, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलती है हर कंट्री में। है ना, मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो 750, 750, उससे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जो है रजिस्टर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं हमारे यहाँ। है ना, किस किस के इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, पार्लियामेंट के इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं ये। है ना, और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, वो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। है ना, तो इलेक्शन कमीशन के पास में रजिस्टर्ड है पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, बट सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, सीरियस कंटेंडर्स नहीं होती हैं इलेक्शन में। मतलब कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं तो ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी सीरियस हैं, ये इलेक्शन लड़ना चाहती हैं और देश में अपनी पावर बनाना चाहती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में पावर में आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। कई सारी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ ऐसे इसलिए फॉर्म हो जाती हैं ताकि उनको फंडिंग मिलेगा, पैसा मिलेगा, है ना, और नाम के लिए फॉर्म हो जाती हैं। तो यूजुअली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज, मतलब कि थोड़ी सी ही ऐसी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि इलेक्शन में लड़ती हैं और फॉर्म करती हैं गवर्नमेंट और जीतती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन आता है कि कितनी पार्टीज जो है अच्छी हैं डेमोक्रेसी के लिए, और कितनी पार्टीज होनी चाहिए। तो कई कंट्रीज में देखें तो ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। ऐसे भी देश हैं जहां पर सिर्फ एक पार्टी होती है, जैसे कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी जो है, तो ये बस है। रशिया में एक पार्टी है, ठीक है। तो ये जो है सिर्फ एक ही पार्टी कंट्रोल करती है सब कुछ, है ना। तो दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। तो यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है ना।
जैसे कि चाइना में एग्जाम्पल दिया होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी बस है वही अलाउ है कि रूल कर सके, है ना? चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है पर वहाँ पर जो है कंट्रोल करती है गवर्नमेंट सब कुछ। और वहाँ पर इलेक्शन भी ऐसे होते हैं कि लीडर जो है वो बदलता ही नहीं है, है ना? मतलब कि लीडर जो है उनके पास में बहुत सारी पावर रहती है और वो अपने अगर 4-5 लोगों को खड़ा करता है इलेक्शन में, तो उनको ही वोट दे दो आप, ठीक है? नहीं पसंद तो मत दो, है ना? तो जो करना है करो, पर वो ही पावर में रहेंगे, ठीक है? तो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़। जनता को अधिकार है कि वो फ्री है कि वो जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का फॉर्म कर सकें, है ना? तो इट डज़ नॉट हैपन बिकॉज़ द इलेक्टोरल सिस्टम डज़ नॉट परमिट फ्री कॉम्पिटिशन फॉर पावर। अगर लोगों को फ्री भी है जनता कि वो पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन कर सके, पर ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि इलेक्टोरल सिस्टम जो है, वोटिंग सिस्टम जो है उनके यहाँ का, परमिट ही नहीं करता है कि फ्री कंपटीशन हो सके पावर का, है ना? मतलब कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो उनमें फ्री कंपटीशन होगा, है ना? फिर इलेक्शन कमीशन जो होते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, फिर उनमें से एक पॉलिटिकल पार्टी जीतती है। ओके, तो हम कंसीडर नहीं कर सकते कि जो वन पार्टी सिस्टम है वो अच्छा है, गुड ऑप्शन है डेमोक्रेसी के लिए, है ना? तो डेमोक्रेटिक ऑप्शन तो नहीं है वन पार्टी सिस्टम, ओके, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना उसमें एटलीस्ट 2 पार्टीज तो होनी चाहिए ताकि वो आपस में लड़ सके इलेक्शन में, है ना? मतलब कि जो अगेंस्ट खड़े हो सके एक दूसरे के और फिर जनता को जो पसंद है वो उनको चूज कर लेंगे। तो प्रोवाइड करें फेयर चांस फॉर कंपीटिंग पार्टीज टू कम टू पावर, है ना? तो 2 पार्टीज तो होनी चाहिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में, है ना? तो 2 पार्टीज होंगी, तो वो क्या करेंगी? इलेक्शन में लड़ेंगी, है ना? और फिर पावर में आएँगी। कई कंट्रीज़ में पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज़। कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर पावर जो है चेंज होती रहती है 2 पार्टी के बीच में, है ना? 2 पार्टी हैं, एक पहली बार अगर ये जीत गई, तो इनके पास पावर आ गई, ये जीत गई तो इनके पास पावर आ गई। सेवरल अदर पार्टीज़ में एक्सिस्ट कई और पार्टीज़ भी होती हैं, पर वो इलेक्शन जो होते हैं ना कंटेस्ट इलेक्शन एंड विन अ फ्यू सीट्स इन अ नेशनल लेजिस्लेचर, सॉरी। तो कई सारी पार्टीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं, वो जीतते भी हैं अगर वो इलेक्शन में खड़े भी होते हैं, अगर उनके पास में थोड़ी बहुत सीट भी जीत भी जाते हैं नेशनल लेजिस्लेचर में, पर जो है 2 मेन पार्टीज़ जो होती हैं वही सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट, है ना? तो अगर सोचो आप बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एग्ज़िस्ट कर रही हैं, है ना? पर 2 पार्टी मेन हैं, ठीक है? ये जो है इम्पोर्टेंट पार्टीज़ हैं, ओके? तो इनके बारे में जो है ना, ये जो जीतेंगे तो इनको बहुत सारी सीट्स मिलेंगी, इनके जो कैंडिडेट बहुत सारे जो कैंडिडेट होंगे इनसे जीते जाएँगे और अगर दूसरी पार्टी से जीत भी गए दूसरे कैंडिडेट तो उनको कुछ सीट्स बस मिलेंगी। तो इसको कहते हैं टू पार्टी सिस्टम, है ना? 2 पार्टी वाला सिस्टम है ये, जो कि यूएस में फॉलो किया जाता है, यूनाइटेड किंगडम, यूके में फॉलो किया जाता है टू पार्टी सिस्टम, है ना? सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर, अगर कई सारी पार्टीज compete करती हैं पावर के लिए, है ना? मोर देन 2 पार्टीज, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है, रीज़नेबल चांस होता है कि दूसरी पार्टी भी पावर में आ सकती है, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से और अलायंस बना करके दूसरे के साथ में। इसको मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ना कई सारी पॉलिटिकल पार्टी है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, है ना? ई हो गया, एफ हो गया। तो सोचो इस पॉलिटिकल अब इनको ना मिले हैं, अगर इनको वोट मिले हैं, इनको वोट मिले हैं, ठीक है, सबको मिले हैं, ठीक है। अब इनको अगर पावर में आना है, इन सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं इन लोगों को, ठीक है। तो इनको पावर में आना है तो ये लोग क्या करेंगे, ग्रुप फॉर्म कर लेंगे, अलायंस फॉर्म कर लेंगे और ये पावर में आ जाएँगे। तो ऐसा भी देखने को मिलता है मल्टी पार्टी सिस्टम में जहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्सिस्ट करती हैं। जैसे कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। इन दिस सिस्टम गवर्नमेंट जो फॉर्म की जाती है कई सारी पार्टीज साथ में भी आ जाती हैं, कोalition गवर्नमेंट भी फॉर्म हो जाती है इंडिया में, है ना? बिना कोalition मतलब कि गठबंधन कर लिया जाता है और साथ में आकर के पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं फॉर्म कर लेती हैं गवर्नमेंट को। When several parties in multi-party system joins hands for the purpose of contesting election and winning power, it is called the alliance or front. जब कई सारी मल्टी पार्टी जो होती है ना सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम में जब 2 या 2 से ज़्यादा 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज भी साथ में आ सकती हैं, है ना? इलेक्शन होते हैं, ठीक है? वो पावर में आ जाते हैं और वो अलायंस भी फ़ॉर्म करते हैं, ठीक है? अगर उनको कम हो रही है ना उनकी सीट तो उनको मेजॉरिटी पाने के लिए ताकि वो अपनी गवर्नमेंट फ़ॉर्म कर सके, तो दूसरी पार्टी के साथ में अलायंस भी फ़ॉर्म कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, ठीक है? फ्रंट भी कहते हैं इसको। जैसे कि इंडिया में एग्ज़ाम्पल दिया गया है। इंडिया में
थ्री 3 जो है मेजर अलायंसेस बनी थी 2004 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। पार्लियामेंट्री इलेक्शन, पार्लियामेंट नेशनल लेवल में है ना, पार्लियामेंट जो होती है नेशनल लेवल पे होती है। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड द लेफ्ट फ्रंट, तो 3 मेन अलायंस बनी थी, जो कि मेन पावर में आए थे ये लोग, ठीक है? तो जो मल्टी पार्टी सिस्टम है ना, ऑफन अपीयर वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो अब इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कीचड़-पिचड़ मच जाता है इसमें। और इससे पॉलिटिकल पार्टीज भी, जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी आती है ना? क्योंकि पता चला कि दूसरी पार्टी पावर में आ गई, तो ये सारी की सारी पॉलिसी चेंज कर देते हैं, है ना, पुरानी वाली गवर्नमेंट के। और अगर ये वाली जो ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, तो दूसरी वाली पॉलिटिकल पार्टी के साथ में बहुत ज्यादा फाइट करते हैं। इलेक्शन में भी बहुत ज्यादा मतलब कि प्रोमिसेस, झूठे वादे, है ना, और उल्टा सीधा बोलना, तो बहुत ही ज्यादा मतलब पैसा भी खर्च होता है इलेक्शन में, है ना? एट द सेम टाइम दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है अलाउ करता है वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। एक तो ये बहुत ज्यादा मेसी हो जाता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी आती है ना? पता चला कि एक पार्टी को पावर में आ गई वो, ठीक है, इनकी पावर हो गई, फिर दूसरी पार्टीज ने साथ में आ गई सारी की सारी और बोलती है कि हम कोalition बनाएंगे, तो इस पार्टी को आउट कर दिया, है ना? तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, पता नहीं रहता कब गवर्नमेंट गिर जाए, है ना? और सेकंड बात ये भी होती है कि ये पार्टी सिस्टम, मतलब एक पॉजिटिव नज़रिया भी है इसका, कि इससे ना कई सारे इंटरेस्ट होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो जनता के मतलब कि इंटरेस्ट ओपिनियन भी इसमें मैटर करते हैं, है ना? मतलब कि कई सारे लोगों के जो है ओपिनियंस है, इंटरेस्ट है, वो लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू सामने आ पाते हैं, है ना? तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो पाती है। ओके, तो मतलब वेरियस व्यूज जानने को मिलते हैं जनता के भी। सो विच ऑफ दीज बेटर, तो कौन सा अच्छा है? परहैप्स बेस्ट आंसर जो है, तो ये कॉमन क्वेश्चन है। ओके, तो अगर देखें तो ये पूछा है आपसे कि कौन सी बेटर है, ठीक है, मतलब कौन सा सिस्टम बेटर है। पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये ही अच्छा नहीं है कि कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम जो है, पॉलिटिकल पार्टी वाला सिस्टम बेटर है। पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। पार्टी सिस्टम कोई कंट्री चूज नहीं कर सकती, है ना? ये मतलब टाइम के साथ साथ ही आता जाता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी। जैसी सोसाइटी होगी उस तरीके का नेचर, सोशल एंड रीजनल डिवीजन जिस तरीके के होंगे, हिस्ट्री जो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स की होगी किसी भी कंट्री की, उस हिसाब से जो है, जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन जो है ना, तो ये सब चीजें डिफाइन करती कि किस तरीके का उनका पार्टी सिस्टम होगा, है ना? तो ऐसे होता है। पहले के टाइम पर सिर्फ है, जब आज़ादी के बाद में कांग्रेस ने डोमिनेट किया, ठीक है? फिर कांग्रेस लोगों को पसंद नहीं आई, तो लोगों ने फिर अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई और अलायंस बना ली, कोएलिशन गवर्नमेंट आ गई, है ना? तो पहले वन पार्टी सिस्टम था हमारे यहाँ भी, अगर कहें तो वन पार्टी सिस्टम ही था। क्योंकि जो है, और दूसरी पार्टी को वोट ही नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जनता को उस टाइम पर भरोसा था, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी आज़ादी जो दिलाने वाले लीडर्स थे, वो रूल कर रहे थे। फिर जब जनता को लगने लगा इनका रूल ज़्यादा ही हो गया है ना? मतलब जो लीडर्स थे वो भी खत्म हो गए थे, फिर उसके बाद में दूसरे आए तो वो करप्ट हुए, है ना? नेपोटिज़्म देखने को मिला, है ना? तो उसके बाद में दूसरी पार्टी का रूल हुआ, कोalition गवर्नमेंट आ गई। फिर इससे त्रस्त होके लोग दूसरी पार्टी बनाने लगे, ठीक है? रीजनल इश्यूज का राइज होने लगा कि एक रीजन में कोई इशू है तो उसको उठा करके, मुद्दे उठा करके पार्टी बन गई, है ना? तो धीरे धीरे करके मल्टी पार्टी सिस्टम होने लगा। तो ऐसा फिर टू पार्टी सिस्टम भी देखने को मिला, है ना? तो ये धीरे धीरे चेंज होता है, जल्दी से चेंज नहीं होता है ये पार्टी सिस्टम। हर कंट्री में पार्टी सिस्टम डेवलप होता है उसकी कंडीशन के हिसाब से, जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, है ना? फॉर एग्जांपल इंडिया का जो मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे कि अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, तो जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी जो है, हमारा इतना बड़ा देश है, तो नॉट इजीली एब्जॉर्ब बाय टू और इवन थ्री पार्टीज। दो या तीन पार्टी से काम नहीं चलेगा हमारे यहाँ इंडिया में, इतनी डाइवर्सिटी है, इतना बड़ा देश है ना? इतनी ज्यादा जो पॉपुलेशन भी डाइवर्स है, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट व्यूज होते हैं उनके, है ना? तो मतलब कि जोग्राफिकली भी डिफरेंट है ना? कई जो स्टेट्स हो गए, तो वहां पर जो है जोग्राफी ही डिफरेंट है, वहां का जो मतलब कि पहाड़ है, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर लग रही है ना? तो वहाँ का सिस्टम अलग है, और इंटरनल जो स्टेट्स हैं, उनका सिस्टम अलग है। तो कभी-कभी मुद्दों को उठा के पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। तो
ऐसा नहीं हो सकता कि 2 या 2 से ज़्यादा 3 पार्टी हो गई ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो हमारे देश के सारे इश्यूज़ को कवर कर पाएँ, है ना? तो इसलिए हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम इवॉल्व हो गया था। नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल द कंट्रीज़ इन ऑल द सिचुएशन। कोई भी सिस्टम जो है आइडियल नहीं है, बहुत ही अच्छा नहीं है किसी एक कंट्री के लिए या फिर सारी कंट्री के लिए, सारी सिचुएशन में, है ना? तो अलग-अलग है हर किसी के लिए। तो हमने देखा टू पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम विद टू अलायंसेस एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, तो कई सारी चीजें। अब पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये देखेंगे। इट इज ऑफन सेड दैट द पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग अ क्राइसिस बिकॉज दे आर वेरी अनपॉपुलर एंड द सिटीजन आर इनडिफरेंट टू पॉलिटिकल पार्टी। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो प्रॉब्लम फेस करती हैं क्योंकि वो अनपॉपुलर है ना, और सिटीजन जो है उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, है ना। द अवेलेबल एविडेंस, तो जो एविडेंसेस हैं जो शो करते हैं कि इंडिया में जो इंडिया में ना कि इंडिया में ये जो माना जाता है ना कि अनपॉपुलर है, ठीक है, सिटीजन पॉलिटिकल पार्टी से मतलब उतना मतलब कनेक्शन नहीं रख रहे हैं ना, पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ये ज्यादा ट्रू नहीं है, इंडिया में आधा सच है ये, ठीक है। एविडेंस दिखाते हैं ऐसा, सैंपल सर्वे के जो एविडेंस बताए गए हैं यहाँ पर, है ना। तो कई सारे जो पोल कंडक्ट किए जाते हैं इंडिया में, जैसे कि लोगों से ही पूछा जाता है, कभी कभी सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है, तो उसी तरीके का एक सर्वे था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना ज़्यादा ट्रस्ट एन्जॉय नहीं करती है लोगों में, साउथ एशिया में। साउथ एशिया में जो साउथ ये जो हमारा इंडिया आ गया, साउथ एशिया में पाकिस्तान आ जाता है ना? नेपाल आ जाता है, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो ये सब साउथ एशिया में आ जाते हैं, है ना? एशिया के साउथ में पड़ते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ दोस्त, तो ऐसा पूछा गया क्वेश्चन कि पॉलिटिकल पार्टीज ना ज्यादा ट्रस्ट नहीं होता है लोगों में साउथ एशिया में, मतलब कि जनता का जो है ट्रस्ट नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज में। तो ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन पूछा गया, जो लोग कहते हैं कि ट्रस्ट है पॉलिटिकल पार्टीज में इज नॉट मच, नॉट एट ऑल, एंड इज मोर देन हु हैव सम एंड ग्रेट ट्रस्ट, है ना। तो इनका प्रपोर्शन ज़्यादा था। जो लोग कहते हैं कि ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, नॉट एट ऑल मतलब नहीं है, भरोसा नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, तो इनसे ज़्यादा था सम और ग्रेट ट्रस्ट वालों से। ये भी पूछा गया कि जो मतलब कि जो सेम ये जो सेम इज ट्रू विद द मोस्ट ऑफ द अदर डेमोक्रेसीज एज वेल, तो दूसरी डेमोक्रेसीज में भी ऐसा ही है कि पॉलिटिकल पार्टीज ना लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता जो पॉलिटिकल पार्टीज पे, है ना। ये बहुत ही कम इन पे भरोसा किया जा सकता है ना। तो ये द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन द जो बट ट्रस्ट नहीं करते हैं, और जो पार्टिसिपेशन होता है ना पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज में, ये बहुत ज्यादा हाई होता है। प्रपोर्शन ऑफ दोस्त हु सेड दे आर द मेंबर ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी वाज हायर इन इंडिया देन मेनी एडवांस कंट्रीज लाइक कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, स्पेन। जिन लोगों ने कहा कि जो मेंबर्स मतलब ये लोग जो क्या करते हैं, मेंबर है सम पॉलिटिकल पार्टी के, है ना, तो ये इंडिया में ज्यादा था, मतलब लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, है ना। वो बोलते हैं कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं, हम इसके मेंबर हैं, ये ज्यादा है इंडिया में, है ना। और दूसरी कंट्रीज में देखिए कनाडा, जापान, तो यहाँ पे ज्यादा नहीं है ना। तो ओवर लास्ट 3 डिकेड, 30 साल में, एक डिकेड जो होता है 10 साल का होता है, तो जो प्रपोर्शन है लोगों का जो मेंबर हैं पॉलिटिकल पार्टी के इंडिया के, बड़े ही हैं, मतलब कि लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट ही हुए हैं और बड़े ही हैं, ठीक है। प्रपोर्शन ऑफ दोज हु से दे फील क्लोज टू पॉलिटिकल पार्टी हैज आल्सो गॉन अप। तो इंडिया में ये भी बड़ा है कि क्या बड़ा है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्लोज हैं उसके, है ना, पास है बिल्कुल। फ्लक्चुएशन होने के बाद भी जो पॉलिटिकल पार्टी से अपने आप को लोग कनेक्ट करते हैं, तो देखो इंडिया में ज्यादा है, ये इंडिया का डेटा दिया गया है, फिर भी इंडिया में ज्यादा है दूसरी कंट्रीज से। ओके, अभी देखते हैं हम, ये देखो, क्रंचिंग द नंबर्स, तो कैंडिडेट थिंक दैट द लिबरल शुड बी इन पावर, कुछ कैंडिडेट को लगता है लिबरल्स पावर में होने चाहिए, तो कार्टून दिया गया है। ओके, फिर नेशनल पार्टीज, अब देखेंगे हम नेशनल पार्टीज के बारे में। Democracies that follow a federal system all over the world tend to have two kinds of political party. डेमोक्रेसीज जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो मतलब फेडरल सिस्टम फॉलो करती है, फेडरल सिस्टम हमने आपको बताया था, फेडरेशन पढ़ा था ना हमने, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो पढ़ा था, है ना। फेडरल सिस्टम में
जो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल में पावर शेयरिंग होती है, और इंडिया में तो थर्ड लेवल भी है गवर्नमेंट का, है ना। जो लोकल गवर्नमेंट होती है, पावर शेयरिंग जो होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ में भी, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, थ्री लेवल पड़ जाता है इंडिया का पावर शेयरिंग का, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहलाता है ये। तो दो तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि जो रिप्रेजेंट करती है फेडरल यूनिट को, जो कि नेशनल लेवल पे हो गया। फेडरल यूनिट्स मतलब पार्टी जो प्रेजेंट है इन वन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स, एंड पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल ऑफ द यूनिट्स ऑफ फेडरेशन। तो फेडरेशन के यूनिट्स हो गए स्टेट्स, तो एक ही स्टेट में भी प्रेजेंट है ऐसी भी पार्टी देखने को मिलती है, और कई सारे स्टेट्स में प्रेजेंट होती है ऐसी भी। तो ये इंडिया में देखने को मिलता है ना, कि नेशनल लेवल पे अलग पॉलिटिकल पार्टी हो गई, स्टेट लेवल पे अलग पॉलिटिकल पार्टी हो गई, है ना। सम देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज व्हिच आर कॉल्ड नेशनल पार्टी। तो जो नेशनल लेवल पे हो जाती है ना, मतलब जिनके बहुत सारे स्टेट में जो उनका रूल है ना, उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ही रूल कर रहे हैं कई सारे स्टेट में, है ना। तो वो जो होती है नेशनल पार्टीज हो जाती है, ये पार्टीज जो होती हैं कई सारे स्टेट्स में, इनकी जो है ये लोग पावर में रहते हैं। बट बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज प्रोग्राम स्ट्रेटजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। पर अगर स्टेट में और नेशनल लेवल और स्टेट लेवल में सेम गवर्नमेंट होती है ना, मतलब सेम पॉलिटिकल पार्टी का रूल होता है, तो ये ना नेशनल लेवल की चीजें ही फॉलो करती हैं ये स्टेट, वही पॉलिसीज फॉलो करते हैं, वही प्रोग्राम, वही स्ट्रेटजी जो नेशनल लेवल पे फॉलो की जाती है। हर पार्टी जो होती है हम जो कि कंट्री में, वो रजिस्टर होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में, है ना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन से इनको पावर मिलती है इलेक्शन कमीशन को, और इनको स्टैब्लिश किया गया था 25 जनवरी को, स्टैब्लिश किया गया था 1950 में। इसलिए 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं, है ना। वैसे तो इलेक्शन कमीशन जो होते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टी को इक्वली ट्रीट करते हैं, है ना। पर कुछ स्पेशल फैसिलिटी दी जाती है, जो बहुत बड़ी पार्टी होती है, नेशनल लेवल की पार्टीज होती है ना, और स्टैब्लिश पार्टी होती है, उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज भी दी जाती है। ये जो पार्टी होती है इनको यूनिक सिंबल भी दिया जाता है। ये सिंबल तो हर किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है, जो कि इलेक्शन कमीशन देते हैं, अलॉट करते हैं, है ना। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ दैट पार्टी कैन यूज द इलेक्शन सिंबल। तो जो ऑफिशियल कैंडिडेट है जो उस पार्टी का, वही उस सिंबल को लेकर के चल सकता है ना। पार्टीज जो हैं उनको प्रिविलेजेस मिलते हैं कुछ, मतलब कि कुछ अच्छी, मतलब उनको कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं। सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज मिलती हैं जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज है इलेक्शन कमीशन में, है ना। तो मतलब जिस लेवल की पार्टी हो, जितना आपका इन्फ्लुएंस उस हिसाब से। This is why these political parties are called recognized political party. Recognized political parties भी कहा जाता है। इलेक्शन कमीशन जो है डिटेल लिख देते हैं ऐसे कि proportion of votes and the seats that a party must get in order to get a recognized party. कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन के साथ में रजिस्टर्ड हैं, पर हर पार्टी जो है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होने के लिए जो है कई सारी जो कंडीशंस है ना, तो वो कंडीशंस जो है अगर फुलफिल करते हो तो आप रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हो। तो पार्टी जो है एटलीस्ट उनको 6% जो है टोटल वोट चाहिए इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और उनको 2 सीट्स तो होनी ही चाहिए स्टेट पार्टी में, है ना। और 2 सीट्स उनकी ऐसी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए स्टेट पार्टी के तौर पे, है ना। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की होती है ना, तो यहाँ पर 6% वोट चाहिए जो इलेक्शन हुए रिसेंट इलेक्शन में, ठीक है। 6% वोट और 2 सीट होंगी, तभी जो है एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनी जाएंगी। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शन। अब जो पार्टी 6% जो वोट लेकर के आती है लोकसभा इलेक्शन में, या फिर असेंबली में वोट लेकर के आती है, ठीक है, 4 स्टेट की, 4 स्टेट की असेंबली में, है ना। या फिर 6% वोट हो आपके लोकसभा में, या फिर 4 स्टेट की असेंबली में आपके जो है 6% वोट हो, और उनकी 4 सीट हो लोकसभा में। या फिर किसी पार्टी की 4 सीट्स हैं लोकसभा में, है ना। तो वो क्या होंगी, नेशनल पार्टी होंगी, रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जो स्टेट की, तो उसमें 6% वोट और 2 सीट, है ना, इसके साथ में प्लस 2 सीट, तो ये हो गई एक पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएंगी। 6% वोट अगर आपकी लोकसभा इलेक्शन में, तो आप पार्टी जो है रिकॉग्नाइज हो जाएगी। अगर जो है असेंबली में 4 सीट्स हैं, ठीक है, असेंबली में इलेक्शन में
सॉरी 4 स्टेट के इलेक्शन में अगर 6% आपको वोट मिलता है तो, है ना? तो ये कंडीशन दी गई है एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा। तो 4 सीट अगर लोकसभा में मिल जाती हैं तो वो नेशनल पार्टी बन जाती है ना? 4 सीट्स मतलब कि उस पॉलिटिकल पार्टी के 4 एमपी हैं जो जो मतलब कि 4 जो कैंडिडेट है ना वो एमपी बन गए हैं, ये मतलब हुआ सीट का। अकॉर्डिंग टू दिस क्वालिफिकेशन, इस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हमारे देश में 7 जो है नेशनल पार्टीज है, रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी 2019 के हिसाब से। आज के टाइम पर जो है कितनी पार्टीज हैं? 2019 के हिसाब से तो 7 है, पर हमारे यहाँ अभी 2023 में भी एक पार्टी और रिकॉग्नाइज की गई जो कि नेशनल पार्टी बन चुकी है। आप जो है आम आदमी पार्टी जो है वो भी एक नेशनल पार्टी बन चुकी है ना? अब देखेंगे हम नेशनल पार्टीज के बारे में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये पत्ती वाला सिंबल हमने देखा था ना कार्टून में, वो उसमें दिया हुआ था पिक्चर में कि लोग वोट के लिए ऐसे सिंबल मिलते हैं इनको, है ना? तो ये लॉन्च की गई थी 1998 में। तो ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल में रूल कर रही है ना? ओनली सीएम देखने को मिलती है एक फीमेल, है ना? हमारे देश में और कोई जो है किसी भी स्टेट में सीएम नहीं है जो कि एक विमेन है। तो नेशनल पार्टी बन गई थी 2016 में। इनका सिंबल जो है फ्लावर एंड ग्रासेस है। ये कमिटेड है सेक्युलरिज्म के लिए एंड फेडरलिज्म के लिए। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल में रूल कर रही है 2011 से। प्रेजेंस है इनके अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी। जनरल इलेक्शन 2019 में इनको 4.7% वोट मिले थे जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे ना। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो और इनको 22 सीट मिली थी। तो ये 4th लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी लोकसभा में। बहुजन समाज पार्टी, ये भी एक जो नेशनल पार्टी है। तो 1984 में ये फॉर्म की गई थी। कंशीराम जो है इसके लीडर थे। इनको रिप्रेजेंट मिला, रिप्रेजेंट मतलब सीक टू रिप्रेजेंट एंड सेक्युलर पावर फॉर द बहुजन समाज। तो ये बहुजन समाज के लिए इंक्लूड्स द दलित एंड ओबीसी। दलित एंड ओबीसी को इंक्लूड करते हैं ये, है ना? सॉरी, आदिवासी को भी, है ना? दलित, आदिवासी, ओबीसी हमने देखा था ना किस तरीके से कास्ट पॉलिटिक्स खेली जाती है। और जो है क्या करते हैं, कास्ट जो है उनके सबको उठा लेते हैं और उनको भी अपना मेंबर बना लेते हैं। रीजनल माइनॉरिटीज को भी इंक्लूड करते हैं। ये इंस्पिरेशन लेते हैं आइडियाज से, मतलब इनको इंस्पायर करते हैं आइडियाज साहू महाराज के, महात्मा फूले के, पेरियार रामास्वामी नईकर, इनके बारे में हमने आपको बताया था कि इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था, है ना? बहुत भेदभाव होता था केरला साइड, है ना? मतलब होता था पूरे कंट्री में था, है ना? पर अलग-अलग जगह से एक-एक लीडर, मतलब और भी लीडर्स निकल के आए थे जो कि इसको खत्म करने की बात करते थे। तो केरला में पेरियार रामास्वामी नईकर निकल के आए थे। बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको तो आप जानते ही होंगे, है ना? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना? इन्होंने संविधान लिखने में जो इनका बहुत महत्व, मतलब इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। ओके, स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द दलित। मतलब कि दलित के जो उनके राइट्स का हनन होता है, इनके साथ में गलत होता है, ओप्रेस्ड पीपल जो है जिन्होंने बहुत सालों तक सफर किया है, तो उनके राइट्स के बारे में बात करते हैं ये लोग, है ना? मेन इनका जो उत्तर प्रदेश में देख सकते हो आप इनको, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी बहुजन समाज समाज पार्टी, है ना? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब। तो इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की थी उत्तर प्रदेश में, ठीक है? उत्तर उत्तर सॉरी उत्तर प्रदेश में इनकी जो है पावर में आ गए थे सेवरल टाइम्स एंड डिफरेंट पार्टीज भी रही, इनकी सपोर्ट भी रहा इनको डिफरेंट पार्टीज का। लोकसभा इलेक्शन में 3.63% इनको वोट मिले थे, है ना? और 10 सीट्स इनको मिल गई थी लोकसभा में। ओके, तब ये नेशनल पार्टी बन गई थी। भारतीय जनता पार्टी, इनके बारे में तो आप जानते हो, करंटली जो रूल कर रहे हैं कंट्री पर, है ना? तो 1980 में इनका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है? रिवाइव किया था इन्होंने जो पुरानी इनकी भारतीय जनसंघ, जो कि श्यामा प्रकाश प्रसाद मुखर्जी ने फॉर्म किया था, ठीक है? सॉरी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, उन्होंने भारतीय जनसंघ फॉर्म किया था, तो उसी को रिवाइव किया था इन्होंने और भारतीय जनता पार्टी बनाई थी। ये जो है एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते हैं। इंस्पिरेशन लेते हैं इंडिया की जो एंशिएंट कल्चर जो हो गई, वैल्यूज़, वहाँ से ये लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, है ना? दीनदयाल उपाध्याय जो है इनके आइडिया को फॉलो करते हैं ये। इनका आइडिया जो है इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म एंड अंत्योदय। इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म एंड अंत्योदय मतलब कि लास्ट जो पीपल है ना उस तक भी बेनिफिट पहुँचना, है ना? उसको भी नहीं छोड़ना। तो कल्चरल नेशनलिज़्म और हिंदुत्व हिंदुत्व जो है उसकी आइडियोलॉजी को ये लोग फॉलो करते हैं।
ठीक है? और इंडिया में नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स तो इसको लेकर के चलते हैं, मतलब कि अपने देश को आगे लेकर के चलना, है ना? ये चाहते हैं कि टेरिटोरियल जो है पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो जम्मू एंड कश्मीर का विथ इंडिया, ठीक है? जम्मू एंड कश्मीर जो है पूरी तरीके से इंडिया का पार्ट बन, मतलब कि पहले के टाइम पर आर्टिकल 370 था, है ना? जिसको इन्हीं की पार्टी जब रूल कर रही थी, तो 5 अगस्त 1947, सॉरी 1947 कह रही, 5 अगस्त जो है ना, हाँ, 2019 में इसको हटाया था, है ना? तो आर्टिकल 370 जो आप मूवी देखना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आर्टिकल 370 है ना? तो आर्टिकल 370 को हटाया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविज़न था, है ना? जो कि अलग से संविधान देता था, जम्मू एंड कश्मीर को अलग से झंडा होता था उनका, है ना? अलग से ही, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल पावर्स मिलती थी। वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके कनेक्शन देखे जाते थे, जो पाकिस्तान के साथ में और टेररिस्ट के साथ में, है ना? तो वो लोग जो हैं इसको हटने ही नहीं देना चाहते थे आर्टिकल 370 को। अगर ये हट जाता तो मतलब कि इंटीग्रल पार्ट हो जाता ना, मतलब इंडिया का संविधान वहाँ पे पूरी तरीके से लागू हो जाता, है ना? तो जैसा कि हो गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी था, ये जो है अगर जैसे कि आर्टिकल 35 ए जो है, उसमें भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस थे इसमें, जैसे कि एससी कम्युनिटी जो है जॉब नहीं कर सकती, मतलब उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, है ना? फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं था जो आदिवासी थे उनके लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इसमें नहीं थी, है ना? मतलब कि आर्टिकल 370 होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता था जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे लोगों के साथ में, ओके? तो इसको हटा दिया, तो अब नहीं है, है ना? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो हमारे देश में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इसके बारे में ये लोग बात करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि सभी लोगों के लिए एक कानून, जैसे कि ट्रैफिक लाइट होती है, तो आप लोग सब फॉलो करते हो, है ना? ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन का उसको फॉलो नहीं करेगा, है ना? पर्टिकुलर कास्ट का उसको फॉलो नहीं करेगा। तो वैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हो गया कि इसमें ना जो फैमिली मैटर्स हो गए, जैसे कि मैरिज हो गया, है ना? मैरिज हो गया, अबॉर्श तो जो सॉरी डाइवोर्स हो गया, मैरिज डाइवोर्स हो गया, ठीक है? और कस्टडी से रिलेटेड, इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी का होता है, माँ-बाप की प्रॉपर्टी जो बच्चों को मिलती है, उस सारे, तो ये जो सारे लॉ होते हैं ना, तो ये क्या अलग-अलग प्रोविज़न है हर रिलीजन में इसके, है ना? तो अलग-अलग तरीके से शादियाँ होती हैं, है ना? तो मतलब कि शादी का वो सब आपका चेंज नहीं करेंगे, पर अलग-अलग लॉ होते हैं, मतलब कि जैसे कि मुस्लिमों में ट्रिपल तलाक होता था, है ना? तो इससे वुमेन्स के अधिकारों का हनन हो रहा था, है ना? हर रिलीजन में देखें तो फीमेल जो होती है, उसको अधिकार नहीं दिया जाता है प्रॉपर्टी में, तो ये गलत होता है ना? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा ना, तो जो रिलीजन वगैरह से हट कर के, और जो बैन हो जाएगा रिलीजियस, वैसे तो सॉरी, रिलीजन वगैरह से हट कर के ये क्या करेंगे, हर किसी को एक लॉ फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कि डाइवोर्स होगा तो एक तरीके का जो चीज़ें सबको मिलेंगी, मतलब कि वुमेन के अधिकार जो होंगे हर वुमेन के लिए वही इक्वल लॉ होगा, ठीक है? जो कोई भी रिलीजन की हो वो, ठीक है? जैसे कि प्रॉपर्टी का जो हिस्सा वगैरह मिलता है ना? तो अभी जो है रिलीजन के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है? जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, तो सभी लोगों को एक लॉ के अंदर आ जाएँगे, है ना? मैरिज का जो रजिस्ट्रेशन होता है या फिर इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी वगैरह मिलती है ना? तो ये सब जो है एक कानून हो जाएगा सभी लोगों के लिए। तो रिलीजन की चीज़ें जो है जो डिस्क्रिमिनेटरी होती हैं वो नहीं होंगी, है ना? बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, मतलब कि जो रिलीजन को बदलवाव कर लेते हैं ना लोग, अपना रिलीजन बदल लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसको बैन सपोर्ट करते हैं ये। इंक्रीज़ जो इनका सपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी का इंक्रीज़ हो गया 1990 से। अर्लियर पहले ये नॉर्थ में बस थे और वेस्ट में बस थे, है ना? अब ये जो मतलब अर्बन एरियाज़ में बस, अब पार्टी जो है एक्सपेंड हो गई है, साउथ में भी बढ़ गई है, ईस्ट में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी और रूरल एरियाज़ में भी। ये पावर में आए थे 1998 में लीडर ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के तौर पे। इनको कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी सपोर्ट था। ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्टी बनी थी 303 मेंबर के साथ में 2019 के इलेक्शन में। करंटली जो एनडीए गवर्नमेंट है वो रूल कर रही है हमारे यहाँ सेंट्रल में, है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये फॉर्म की गई थी 1925 में। बिलीव करते हैं मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म एंड सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी में। मार्क्सिज्म क्या हो गया? मार्क्स कहते हैं कि रेवोल्यूशन लाओ, सब कुछ खत्म करो, मतलब कि दो क्लासेस बताते हैं मार्क्स। एक हो गई कैपिटलिस्ट क्लास और एक हो गई जो वर्कर क्लास। ओके,
तो ये 2 क्लास बनाते हैं। एक जो कैपिटलिस्ट क्लास को वर्गीज़ क्लास भी कहते हैं, बोर्गीज़ क्लास, ठीक है? और वर्किंग क्लास को है जो प्रोलेटेरिएट क्लास कहते हैं। तो कहते हैं कैपिटलिस्ट क्लास जो है वर्कर क्लास को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है, इनकी ज़िंदगी खराब कर रही है, प्रॉफ़िट भी सारा ये लोग कमाते हैं और वर्कर को कुछ भी नहीं देते हैं। तो सारे जो वर्ल्ड के वर्कर्स को सबको साथ में आना पड़ेगा और इनके खिलाफ रेवोल्यूशन करना पड़ेगा और एक स्टेटलेस सोसाइटी एस्टैब्लिश करेंगे जो कि कम्युनिज़्म कहलाएगा, जहाँ पर कॉमन प्रॉपर्टी होगी सभी लोगों की। जो प्रॉपर्टी है ना वो सभी लोगों की होगी। आज के टाइम पर वो देखने को मिलती है प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर कम्युनिज्म में सभी लोगों की होगी वो प्रॉपर्टी, है ना? और सभी लोग जो साथ में जो रूल करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि कोई स्टेट आकर के रूल करेगा, है ना? तो लेनिन जो थे, रशिया में इनके रूलर थे, ठीक है? तो इन्होंने मार्क्स के फॉलोअर थे, तो इन्होंने क्या किया थोड़ा-सा बदलाव कर दिया था जो मार्क्स का जो थ्योरी थी ना, मार्क्स ने बोला था कि जो कम्युनिज़्म लेकर के आएँगे रेवोल्यूशन के थ्रू, कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं होगी, पर लेनिन ने जो कम्युनिस्ट पार्टी बना दी, ताकि लोगों को गाइड कर सके और रेवोल्यूशन ला सकें, है ना? तो अब कम्युनिस्ट पार्टी का अथॉरिटेरियन रूल हो गया, मतलब यही जो है, इनके पास में सारी की सारी पावर हो गई है। ओके, तो मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म हो गया, तो मार्क्स के ही फॉलोअर थे लेनिन, जो कि रशिया में रूल करते थे। सेक्युलरिज्म हो गया कि किसी भी एक रिलीजन को जो है स्टेट का रिलीजन नहीं बनाना है ना? सेक्युलरिज्म मतलब कि जो हो गया क्या स्टेट और रिलीजन जो है अलग-अलग रहेंगे, है ना? अपने-अपने स्फीयर में काम करेंगे। सेक्युलरिज्म हो गया कि सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना, डेमोक्रेसी तो आपको पता ही है। तो अपोज़ करते हैं ये सेसेनिज़्म को एंड कम्युनलिज़्म को। कम्युनलिज़्म क्या हो गया? रीजनलिज़्म सॉरी रिलीजन जो होता है ना, उसको हमने पढ़ाया था ना आपको कम्युनलिज़्म देखने को मिलता है ना? जब रिलीजन को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म के साथ में फ़ॉलो करने लगते हैं, है ना? जब रिलीजन को ही सब कुछ मानने लगते हैं, दिमाग बंद कर लेते हैं, दूसरे के रिलीजन को जो है नुकसान पहुँचाने लगते हैं दूसरे रिलीजन वालों को और अपने आप को सुपीरियर बताते हैं, तो ये कम्युनलिज़्म हो जाता है। और इसका मतलब क्या हो गया कि जो है सेपरेट अपना नेशन बनाने की डिमांड करने लगते हैं लोग। एक सेक्शन के जो लोग होते हैं, तो वो कहने लगते हैं कि अलग देश बनाएँगे, है ना? तो इस तरीके की टेंडेंसी को भी ये लोग जो हैं अपोज़ करते हैं। एक्सेप्ट करते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एज़ अ मीन्स फॉर प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास एंड द फार्मर्स एंड द पुअर। तो बेसिकली ये जो है जो फार्मर्स हो गए, पुअर हो गए, वर्किंग क्लास जो है लेबर वगैरह हो गए, तो इनके इंटरेस्ट के लिए ये जो पार्टी फॉर्म की गई थी, है ना? तो ये बिकम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन पार्टी, तो ये स्प्लिट हो गई थी पार्टी में 1964 में अलग-अलग हो गया था, तो एक और फैक्शन निकल के आया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, है ना? सीपीआई जो सीपीआई-एम निकल के आया तो ये अलग पार्टी बन गई थी। सिग्निफिकेंट प्रेज़ेंट इनकी केरला में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इट्स सपोर्ट बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइंड ड्यूरिंग द ओवर सॉरी मतलब कि डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। तो इनका जो है सपोर्ट वगैरह कम होता गया। इनको सिर्फ़ 1% वोट मिले थे, है ना? 1% से भी कम वोट मिले थे और 2 सीट्स मिली थी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में। और एडवोकेट करते हैं कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल लेफ्ट पार्टीज़। तो जितनी भी लेफ्ट पार्टीज़ हैं ना, उनको सबको साथ में लेकर के आना है, इसके बारे में बात करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट बनाने के बारे में ये लोग बात करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है? तो सीपीआई जो इसका फैक्शन निकला था वही। तो 1964 में जो ये फॉर्म हुए थे बिलीव करते हैं मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म पर। तो वही चीज़ है इनके लिए भी सेम चीज़, क्योंकि इन्हीं का पार्ट जो निकल के आया है सीपीआई का ही एक फैक्शन है। तो मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म पे ही बिलीव करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये देखो यहाँ पर ना ये हँसिया है, फार्मर्स को रिप्रेज़ेंट कर रहा है और ये जो कुल्हाड़ी शायद है, तो ये रिप्रेज़ेंट कर रही है किसको? लेबर को, है ना? इनका जो है ये हँसिया और ये जो फसल बनाई हुई है, तो ये फार्मर्स को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। है ना? तो ये भी सोशलिज़्म सपोर्ट करते हैं ये सोशलिज़्म को। सोशलिज़्म हो गया कि जब क्या होता है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट फ़ॉर्म हो जाए, ठीक है? स्टेटलेस सोसाइटी होती है कम्युनिज़्म पर। कम्युनिज़्म जो होता है वो स्टेटलेस सोसाइटी मतलब स्टेट वगैरह नहीं होगा, गवर्नमेंट वगैरह कुछ नहीं होगा, है ना? सारी जो होगा कॉमन प्रॉपर्टी होगी। सोशलिज़्म में ऐसा नहीं होता है, सोशलिज़्म में गवर्नमेंट होगी जो कि जनता की वेलफेयर के लिए काम करेगी, है ना? और कैपिटलिस्ट जो है उनको मतलब कि काबू में रखेगी, है ना? तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं ये बेसिकली, है ना? तो सोशलिज़्म में ऐसा होता है। सेक्युलरिज़्म पढ़ाया अभी आपको, अपोज़ करते हैं इंपीरियलिज़्म एंड कम्युनलिज़्म को। इंपीरियलिज़्म मतलब कि एम्पायर मेकिंग हो जाता है कि अपने साम्राज्य को बड़ा करना, जो
किसी और के जो कंट्री पर जो है अपना टेरिटोरियल क्लेम करना, इम्पीरियलिज्म हो जाता है ना? और कम्युनलिज्म, तो कम्युनलिज्म के बारे में देखा, ओके। कम्युनलिज्म जो कि रिलीजन का एक्सट्रीम फॉर्म है ना, उसको फॉलो करना। एक्सेप्ट करते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो होगा यूजफुल है और हेल्प करेगा ताकि हम सिक्योर कर सके सोशो इकोनॉमिक जस्टिस इंडिया में। तो बेसिकली सोशलिज्म जो है हमारे प्रियम्बल में भी लिखा गया है ना, कि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है। ओके। तो सोशलिज्म का यही मतलब क्या है कि सोशो इकोनॉमिक जस्टिस को लेकर के चलना। सोशो इकोनॉमिक जस्टिस क्या हो गया? सोसाइटी में जो इकोनॉमी के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। मतलब कि गमी गरीब सॉरी गरीब अमीर की जो खाई है ना, उसको कम करना, इनइक्वालिटीज को कम करना अपने देश में, है ना। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इनइक्वालिटीज को कम करना, है ना। इकोनॉमिक जस्टिस लेकर के आए, है ना। सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, ये जो है इनको सपोर्ट है वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा में। और जो गरीब हैं इनका सपोर्ट करते हैं फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स, इंटेलिजेंसिया जो हो गए वो, मतलब जो इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं ना, मतलब दिमाग उनका तेज होता है, जो कि हाईली एजुकेटेड होते हैं, वो इनको सपोर्ट करते हैं। क्रिटिकल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, मतलब जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई जा रही है ना, तो उसके क्रिटिकल है, क्योंकि नई इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी, कंपनी आएंगी जो, तो इनका जो है क्या होगा, कैपिटलिस्ट क्लास आ जाएगी। कैपिटलिस्ट क्लास से तो इनका झगड़ा है ना, कम्युनिस्ट पार्टी का। तो ये अलाउ करते हैं कि फ्री फ्लो ऑफ जो इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से जो फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल आता है, जो इन्वेस्टमेंट आता है देश में, और गुड्स आते हैं, बाहर से बने हुए गुड्स आते हैं देश में, है ना, सामान वगैरह आता है, तो उसके अगेंस्ट है। ये जो पावर में थे वेस्ट बंगाल में, 34 साल तक ये पावर में थे। 2019 के इलेक्शन में जो इनको 1.3%, 75% वोट मिले और 3 सीट्स मिली थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इनको कांग्रेस पार्टी के नाम से आप जानते ही हो सभी लोग, है ना। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है ये हमारे यहाँ, है ना, वर्ल्ड की भी। ओके। तो ये जो पार्टी है 1885 में फॉर्म की गई थी। कई सारे स्प्लिट्स भी हुए इसमें। तो उस टाइम पर ये जो थी फ्रीडम फाइटर्स की पार्टी थी, और गांधी जी ने जब अपना जो आज़ादी मिल भी गई थी ना, तो उसके बाद में बोला था 1947 में कि इसको जो है, ये पार्टी को खत्म कर दो, क्योंकि इसका मेन जो पर्पस था वो तो खत्म हो गया, है ना। तो फिर भी इसको फिर आगे लेकर के चले लीडर्स, है ना। तो डोमिनेंट, क्योंकि जो फ्रीडम का जो इसके पर्पस के लिए इसको बनाया गया था ना, फ्रीडम, बाद में इसको फ्रीडम, जो फ्रीडम स्ट्रगल में यूज किया गया, तो ये चीज तो मिल गई थी ना। अब पार्टी क्या करेगी, है ना। अब पार्टी जो है करप्ट हो जाएगी, मतलब कि हो जाती है। ओके। तो किसी भी पार्टी के सपोर्टर नहीं है। तो प्ले अ डोमिनेंट रोल इन द इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल लेवल, तो डोमिनेंट रोल रहा इनका नेशनल लेवल पे, इंडियन पॉलिटिक्स में, स्टेट लेवल पे भी, है ना। कई डिकेड तक इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में लीडरशिप रही जवाहरलाल नेहरू की। पार्टी जो है एक मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया बनाना चाहती हैं, और रूलिंग पार्टी रही सेंटर में 1977 तक, मतलब सोच रहे हो आप, आज़ादी के बाद से 1977 तक इनका रूल रहा। फिर 1980 से 1989 तक रहा। फिर 1989 के बाद में इनका सपोर्ट डिक्लाइन हो गया, कम हो गया। बट इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री, कटिंग अक्रॉस सोशल डिवीजन। पर अभी भी ये जो है प्रेजेंस है इनकी कंट्री में, जानते हैं लोग कांग्रेस क्या है, पंजा क्या है ना। तो लोग सिंबल जानते हैं इनका। ठीक है। तो सेंट्रलिस्ट पार्टी है ये, नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट इन इट्स आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। द पार्टी espoused सेक्युलरिज्म, ये सेक्युलरिज्म के बारे में बात करते हैं, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज के बारे में। एक होती है लेफ्टिस्ट, एक होती है राइटिस्ट। इसका मतलब अभी आपको बताते हैं। तो आईएनसी जो है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर के आते हैं, बट ह्यूमन फेस के साथ में। मतलब कि ह्यूमन को इग्नोर नहीं करना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब ये नहीं कि एक्सप्लॉयटेशन हो एकदम, है ना, कि कंपनी आ जाए और फिर, तो ये सब चीज़ें ना, मतलब कि बहुत सारी कंपनीज हो जाए, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो, तो मतलब ह्यूमन फेस होना चाहिए, ह्यूमन के बारे में सोचना चाहिए। लीडर है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो इनकी भी एक अलायंस है, जैसे कि बीजेपी की जो है एनडीए है, तो वैसे ही इनकी यूपीए है। तो गवर्नमेंट में रही है 2004 से। जो यूपीए है गवर्नमेंट फॉर्म की इन्होंने 2004 से 2019 तक। 2019 तक थोड़ी ना थी, 2014 तक थी ना। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। तो लोकसभा इलेक्शन हुए 2019 में, इनको 19% वोट मिले, 52 सीट्स मिली।
जो लेफ्ट वाले होते हैं ना, तो आइडियोलॉजी है, मतलब कि लोगों की एक धारणा है जो बना कर के रखी है। जो लेफ्ट वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, मतलब कि रिडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए वेल्थ का, जो पैसे दोबारा से बांटे जाए, सभी लोगों के पास में इक्वल प्रॉपर्टी हो, है ना? इन सब चीज़ों की बात करते हैं, इनइक्वालिटीज़ को कम करने की बात करते हैं, है ना? मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह ना हो, पर जो राइटिस्ट हैं, राइटिस्ट क्या करते हैं? राइटिस्ट डिफेंड करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी होना कोई बुरी बात नहीं है, इंसान अपनी मेहनत से प्राइवेट प्रॉपर्टी कमाता है, ठीक है? तो उनके पास में होनी चाहिए। और एंड कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है ना? प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, और इंसान जो बिज़नेस चलाते हैं, ठीक है? जो बिज़नेस क्लास आ जाती है यहाँ पर, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, तो वर्कर्स इनके नीचे आ जाते हैं, है ना? ओके, तो इनको डिफेंड करते हैं। राइटिस्ट वाले जो हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, और कैपिटलिस्ट को। जो लेफ्टिस्ट वाले हैं, जो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करते हैं, कि इतना सारा पैसा एक इंसान के पास में और बाकी किसी के पास में कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गैप जो है अमीरी-गरीबी का, उसको ख़त्म करना है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आइडियोलॉजी है, और इसके भी कई सारे मीनिंग है, लेफ्ट और राइट के भी। नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये अलग पार्टी है, ठीक है? तो ये 1999 में फॉर्म की गई थी, स्प्लिट हो गई थी, ये कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट होके निकल के आई थी, है ना? तो डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म के बारे में बात करते हैं, इक्विटी के बाद में, इक्विटी, जो इक्वालिटी, उसको लेकर के चलते, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म को। ये चाहते हैं कि हाई ऑफिसेज जो गवर्नमेंट के हों, सिर्फ नेचुरल बॉर्न सिटीजन को ही मिले, मतलब कि जो इंडिया के हैं, इंडिया में ही पैदा हुए हैं, उनको मिले हाई ऑफिसेज़, है ना? तो अभी क्या होता है, हमारे देश में कोई भी हो, चाहे वो बाहर से भी सिटीज़न, मतलब सिटीज़न होना चाहिए बेसिकली, सिटीज़नशिप है उनके पास में, वो हमारे देश के नागरिक हैं, तो वो जो है हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेज़ होल्ड करने के लायक हैं। वो हमारे यहाँ अगर सिटीज़न है, तो उनको इलेक्शन में लड़ने का, उनको वोट देने का अधिकार है, ठीक है? तो सिटीज़न होना बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना? पर ये लोग कहते हैं कि जो नेचुरल बॉर्न जो सिटीज़न है, वही हाईएस्ट ऑफिस में होना चाहिए, है ना? तो मेजॉरिटी पार्टी जो है, इनका महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, मेजर पार्टी ये जो है। मेघालय में, मणिपुर में कोalition पार्टनर भी हैं इनके स्टेट, महाराष्ट्र में अलायंस है इनकी, ठीक है? 2004 में जो इलेक्शन हुए थे, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के साथ में ये जुड़ गए थे। 2019 में लोकसभा इलेक्शन में 1.4% इनको वोट मिला था। अभी ना वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो अब नेक्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाएँगे आगे का स्टेट पार्टी, ठीक है? पार्टीज़, तो आपको कैसा लगता है, आप लेक्चर आप लाइक करके बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, है ना? शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय।